नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये है DL.Ed फोर्थ सेमेस्टर। तो DL.Ed फोर्थ सेमेस्टर की जो इंग्लिश है उसके हम कुछ इसमें MCQ हैं उनको देखने वाले हैं आंसर के साथ में। तो जिनका आवश्यक है उनका हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम। तो कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़। तो इंग्लिश में जो मेथड्स हैं, अप्रोच हैं, वो क्या कौन कौन से हैं? तो ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड ये भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज़ बैनिस्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ मदर टंग एंड ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी। तो हु से दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेंसन एंड पटेल ने इस स्टेटमेंट को कहा है। अगला देखते हैं, कंप्रीहेंशन सिंपली मीन्स। तो कंप्रीहेंशन का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो कंप्रीहेंशन का मतलब है कि रिटन को समझना, रिटन का एक्सप्लेन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो कंप्रीहेंशन से अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज और एक्सप्लेन रिटन पेज। तो लिखे हुए पेज को समझना और उसका व्याख्यान करना ही कंप्रीहेंशन है। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्स। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो आपके क्या डेवलपमेंट करता है, क्या सुधार करता है? जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो प्रोनाउंसिएशन स्किल को डेवलप करता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हमारे उच्चारण की शुद्धता को, कौशल को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज आर। तो यहाँ पूछ रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से हैं? तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नॉन क्लॉज, तो ये सभी सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैं। तो ऑल ऑफ दीज। हम बात को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम हेड क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो उसी मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है। तो इसका फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो निम्नलिखित वाक्य में जो सेंटेंस है उसमें से सब्जेक्ट को बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी, राधा। सब्जेक्ट क्या होता है? तो कोई भी क्रिया हुई है, कोई कार्य हुआ है, उस काम को करने वाला जो है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो राधा वॉज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प। तो उसमें राधा है वो अपने टीचरों के विनम्रतापूर्वक हेल्प के लिए बहुत ही कृतज्ञ थी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला है, एडवर्ब क्लॉजेज आ। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? तो ये कुल मिला के 9 प्रकार के होते हैं एडवर्ब क्लॉज, टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, कंपेरिजन। तो इस तरह से ये यहाँ पे दिए गए हैं। टाइम भी है, प्लेस भी है, पर्पस भी है, अर्थात तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सभी राइट हैं। अगला देखते हैं, फाइंड द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें निम्नलिखित वाक्य में नाउन क्या है? तो नाउन क्या होता है? किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तो दुनिया में कोई भी नाम है तो सब जो नाम है वही कहलाते हैं नाउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो इसमें है सी, बॉय। तो इसमें बात करें सब अन्य चीज़ों की बात करें, द जो इसमें लगा है वो द अपने आप में आर्टिकल है, जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है और जंपिंग भी हेल्पिंग मेन वर्ब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉय। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई अपना एक विशेष नाम है वो सब कहलाता है नाउन। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मैनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो नाउन की बात करें, एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। प्रत्येक जो नाम वाले शब्द होते हैं वही नाउन होते हैं। और नाउन मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसमस्त चीज़ें जो केवल अपने आप में एक ही हैं वो कहलाती हैं प्रॉपर नाउन। बेसमस्त चीज़ें जो एक से अधिक हैं और उन्हें सबको एक ही नाम से जानते हैं वो कहलाती हैं कॉमन नाउन। बेसमस्त चीज़ें जो किसी के नाम हैं, ग्रुप का नाम हो, समूह का नाम हो, तो ग्रुपिंग वाली जितनी भी नाम है वो सब कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। और पदार्थ की बात करें, ठोस, द्रव, गैस, जिन्हें नापते हैं, तौलते हैं, वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। और जिन्हें हम केवल फील करते हैं वो कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका पूछ रहे हैं इसमें नाउन कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर की बात करें तो 3 है इसमें, वो नाउन है। कौन कौन से नाउन है इसमें? तो आगरा नाउन है और जो यमुना है ये नाउन है और बैंक है ये नाउन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 नाउन है। तो ऑप्शन नंबर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। नो बसेज एंड टैक्सीज वर रनिंग ऑन द रोड। तो यहाँ बात कर रहे हैं तो सड़क पर कोई भी टैक्सी और बस वगैरह नहीं चल रही थी। जब किसी के जस्ट ऊपर हों और उससे टच हो रहे हो तो बात पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वाक्य को पूरा करता है। द थीव सॉ द पुलिसमैन एंड रैन अवे। तो चोरों ने पुलिसमैन को देखा और चोर थे वो भाग गए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो हम कैसे मालूम करें, रैन आएगा, रन आएगा, रनिंग आएगा। तो इसमें दो वाक्य दिए गए हैं। तो कैसे मालूम दो वाक्य, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म सॉ है, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर जो बनने वाला वाक्य है वो भी सेकेंड फॉर्म में रहेगा। तो अगर पहला पास्ट है तो अगला भी हमें पास्ट ही रखना है। तो द थीव सॉ द पुलिसमैन एंड रैन अवे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये वाक्य जो है वो किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे हमें देखना है सेंटेंस किस टाइप का है ये। तो सेंटेंस की टाइप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैव लॉस्ट। तो इसमें दैट का यूज़ लगा है, दैट है, वेयर है, हु है, वॉट है। जब भी वाक्य के बीच में आकर के वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं तो ये वाक्य बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो तीन टाइप से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में दो प्रिंसिपल क्लॉज को ऐड करते हैं। उसमें कंजक्शन बात करें, बट है, सो है, फॉर है, फॉर मीन्स क्योंकि, फॉर है, देयर फोर है, एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है। ये सभी कंजक्शन कंपाउंड में आते हैं। तो फिलहाल 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 14 की बात कर रहे हैं 14, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या होता है, बेसभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो इसमें हम देखते हैं द राजधानी एक्सप्रेस इज़ फास्ट ट्रेन। तो राजधानी एक्सप्रेस है वो कैसी ट्रेन है, उसकी खासियत है कि फास्ट ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, फास्ट। तो बेसभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वो सभी कहलाते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अंडरलाइन मीन्स बताइएगा द एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव को इन द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित सेंटेंस मीन्स वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में जो एडजेक्टिव है उसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो आगरा एज अ लार्ज नॉइजी सिटी। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन के आगरा है जो लार्ज है, नॉइजी है। तो आगरा है वो नाउन है, सिटी है वो भी नाउन है, लेकिन जिसकी विशेषता है वो लार्ज है और नॉइजी। लार्ज और नॉइजी दोनों ही इसमें एडजेक्टिव हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो गया, बोथ ए एंड डी। तो लार्ज एंड नॉइजी दोनों ही यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो निम्नलिखित में से क्रिया क्या है। तो क्रिया की बात कर रहे हैं, बे सभी शब्द जो किसी काम के करने या होने को बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। तो इसमें क्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, लिव्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, लिव्ड है। लिव्ड इसमें क्रिया है। द एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। तो लिव मीन्स रहना होता है, ये अपने आप में क्रिया है। जो एन लगा हुआ है, एन ये आर्टिकल है, आउल है ये नाउन है, और इन है प्रेपोजिशन है। फिर द लिखा है, द आर्टिकल है, और होल ऑफ द ट्री लिखा है। तो होल है संपूर्ण, इसे एडजेक्टिव बता रहा है। ऑफ मीन्स का प्रेपोजिशन है और द ट्री है जो द आर्टिकल है, ट्री है जो नाउन है। तो 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिव्ड। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया को अंडरलाइन कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हम बात करें, द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे बी है, हैड। तो हैड इसमें है वो क्रिया है। तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी है लेकिन क्रिया है, हैड है ये। जब भी हम बात करें कि ड्रीम क्या इसमें क्रिया है, तो ड्रीम से जस्ट पहले आर्टिकल आ रहा है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ में ही आता है, इसलिए ये क्रिया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जब भी किसी शब्द के तुरंत पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा या वो एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो केवल नाउन के लिए ही आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो अर्थात ही कि यहाँ पे क्रिया है नहीं है, बिल्कुल ही नाउन दिया गया है। तो इसकी मुख्य क्रिया है वो केवल हैड है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, we can proved that the earth is round which type of given sentences। इसमें कहा गया है एक किस प्रकार का वाक्य है। तो सिंपल सी बात है, दैट लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स वाक्य है। तो
ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिस वाक्य में दैट आ जाए, हु आ जाए, विच आ जाए और जो वाक्य को जोड़ रहे हो तो वो वाक्य बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से टेंस जो होते हैं वो 3 ही प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के 4 हिस्से और बन जाते हैं, तो कुल मिलाकर 12 बन जाते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3। तो टेंस है वो 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं, टाइप्स कितने हैं? तो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका ऑप्शन नंबर है बी 4। तो 4 प्रकार के सेंटेंस जो टेंस है वो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, 4 भागों में बांटा जाता है। लेकिन हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस मुख्य रूप से होते हैं 5 प्रकार के, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अगला यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस। तो फ्यूचर टेंसेस के कितने प्रकार हैं? तो वो भी ऑप्शन नंबर ये है 4 है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। तो पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रेजेंट डेफिनिट भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया? तो पास्ट इंडेफिनिट भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी है, पास्ट परफेक्ट भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू। तो फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया? सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सभी होते हैं, तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सिंपल का मतलब है इंडेफिनिट। अगला यहाँ पे हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी, सिंपल है, डबल है, फ्रेज है, पार्टिसिपल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, 5 प्रकार हैं इसके। नेक्स्ट है सम जनरल प्रेपोजिशंस आर। जो मुख्य प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं? प्रेपोजिशन क्या होता है? स्थान से जस्ट पहले आने वाले शब्द कहलाते प्रेपोजिशन। तो एट भी है, ऑन भी है, इन भी है, तो यहाँ पे सभी प्रेपोजिशन है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, या कंजक्शन पूछ रहे हैं कितने प्रकार के हैं? तो जनरली हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट ही कंजक्शन होते हैं, लेकिन अब कोऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट और को रिलेटिंग कंजक्शन आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, 3 प्रकार के। अगर वाक्य में 3 प्रकार नहीं है तो फिर हम वहाँ पे 2 प्रकार का यूज़ करेंगे। वैसे मुख्य होते हैं कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। तो को रिलेटिंग कंजक्शन है वो भी अब यूज़ में आता है जब 2 शब्द हैं, जैसे एज वेल एज, ये एक ही है, लेकिन बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड, और उसके बाद नो सूनर, डॉट डॉट डॉट, देन, डॉट डॉट वाले शब्द आते हैं वो कोरिलेटिव में रखे जाते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हम करते हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के कंजक्शन। अगला लिखा है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। तो कोऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग होते हैं 4 प्रकार के, कॉमुलेटिव भी होता है, अल्टरनेटिव भी होता है, एडवर्सेटिव भी होता है और आइलेटिव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार क्या क्या हैं? तो ये टाइम, पर्पस, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपेरिजन, रिजल्ट, रीज़न, ये सभी होते हैं। तो इसमें लिखा है टाइम, पर्पस, कंडीशन सभी मिला के हैं, कुल मिला के 9 प्रकार के होते हैं। तो ऑल ऑफ देम ये सभी हो जाएंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के टाइप्स हैं। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 सम कॉमन सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस आर। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करें तो एज लॉन्ग एज भी है, एज इफ भी है, ऑल्दो भी है, इसका है सभी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी कंजक्शन हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंजक्शन का वीडियो एक और अलग से पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो 18वां क्वेश्चन है वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो ये शायद हम कर चुके हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला फिल इन द सुटेबल प्रेपोजिशंस द इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। सुधा जंप्ड द रिवर, इसमें बात करें सुधा नदी में कूदी। तो जब किसी के अंदर पहले से ही हैं तो वहाँ लगाते हैं हम इन, लेकिन जब किसी के अंदर पहुँच रहे हैं तो गतिशील अवस्था में इनटू का प्रयोग करते हैं। सुधा जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का
फिल इन द सुटेबल प्रेपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में समुचित प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हम देखें तो वन के बाद यहाँ ऑफ लगाना है। एक विशेष बात इसमें है, जब भी वाक्य में वन ऑफ लग जाता है उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है ग्रेटेस्ट, और उसमें साथ में लगने वाला जो नाउन है वो हमेशा बहुवचन में होता है। तो प्राइम मिनिस्टर में यहाँ पे एस और जुड़ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे हो जाएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी कोमा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स। तो वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा बहुवचन में ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। जब करें निम्नलिखित वाक्य को कंपाउंड में चेंज कीजिएगा। तो व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। तो जब सूर्य छिप गया हम वापस लौट आए। तो कंपाउंड में कंजक्शन क्या आता है, एंड आता है, बट आता है, सो आता है, फॉर आता है। तो ये सब देखें तो इसका सही अर्थ हम देखेंगे, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। सूर्य छिप गया और हम घर वापस आ गए। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा ए। अगला लिखा है फिल द प्रेपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें है ऑप्शन नंबर आई शैल कम एंड आवर। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, इन आई शैल कम इन एंड आवर। नेक्स्ट है द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल। तो ट्रेन है वो टनल से, सुरंग से होते हुए जा रही है। तो किसी से होते हुए अगर गुजरते हैं, किसी के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं, वहाँ पर लगाते हैं थ्रो। वह जंगल से होकर जा रहा है, वह पहाड़ों से होकर जा रहा है, तो किसी के बीच से होकर के निकलते हुए जा रहे हैं, वह लगाते हैं थ्रो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रो। नेक्स्ट है 35वां, ही इज़ नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट। तो उस पर एलिजिबल के बाद फॉर आता है, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36 है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट बात करें, ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। तो वह बहुत गरीब है फिर भी वह खुश है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। येट होता है फिर भी। अगला देखते हैं 37, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को फिल करना है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। तो यह किताब उस किताब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देन लग जाएगा। देन जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंपेरिजन कंजक्शन है जो कंपेरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 38, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। तो पिक्चर कंपोजिशन के लिए गुड प्लान क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑल ऑफ दीज। तो पिक्चर कंपोजिशन के लिए इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन सभी होना चाहिए। अगला है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट आर द कॉन्टेस्टेड ऑफ गुड लेटर। तो गुड लेटर कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुड लेटर में क्या क्या होता है, तो हेडिंग होती हैं, ग्रीटिंग्स होता है, ग्रीटिंग में अभिवादन, बॉडी ऑफ लेटर, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। तो गुड लेटर के अंतर्गत हेडिंग सही होनी चाहिए, अभिवादन होना चाहिए, और जो लेटर है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है 41, हु विल से बी टीच who will say to teach we must use experience already gained as starting point of our work। ये बात कौन कहता है, तो इसके ऑप्शन नंबर है रायबर्न है, इस बात को कहते हैं। टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर वर्क। अगला है 42वां, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर। जो पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय फॉर्मेट्स हैं इंग्लिश टीचिंग में वो कौन कौन से हैं, तो अप्रोच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, ये सभी अप्रोचेस हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। तो इसमें बात करें प्री एक्टिव फेज जो है टीचिंग की वो क्या होती है, तो प्लानिंग भी है, एग्जीक्यूशन भी है, एवल्यूशन भी है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे उपयोग सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, उसे किस नाम से और जानते हैं, तो इस मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगला है 45, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। तो डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
उनकी उत्पत्ति है कहाँ हुई है डायरेक्ट मेथड की, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, इंग्लैंड में। तो डायरेक्ट मेथड की जो उत्पत्ति है वो इंग्लैंड में हुई है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, इंग्लैंड। नेक्स्ट है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा है जो शब्द जो इसको कंप्लीट करता है। तो हम ध्यान दें, हमेशा हार्डली के साथ में जो कंजक्शन है हमेशा वैन आता है, और लीस्ट के साथ में हमेशा शुड आता है, और ऑल्दो अगर लिखा है तो ऑल्दो के साथ में या तो येट आएगा या फिर कोमा का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैन। तो हार्डली हैड आई रीच्ड स्टेशन, जैसे ही मैं उस स्टेशन पहुंचा था, वैन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट गई। नेक्स्ट देखते हैं 47 है यहाँ पे, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन। तो इससे वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इसे वर्ब बनानी है पोजीशन से, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी, पोजीशन। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बात करें कंप्लीट करना है भाग के, वन मस्ट डू डैश ड्यूटी। तो हमें से ध्यान देना है, वन के साथ बंस आता है, ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, आई के साथ माई आता है, दे के साथ देयर आता है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, वंस। तो वन के साथ हमेशा अपने की मीनिंग वंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वॉज डेवलप्ड बाय। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल जो मेथड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी है, H.E. पाल्मर के द्वारा। तो H.E. पाल्मर के द्वारा इस मेथड का यूज़ किया गया है। अगला है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। तो लैंग्वेज लर्निंग है भाषा अधिगम में, वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो सिंपल सी बात है, लिसनिंग। तो भाषा को हम पहले सुनते हैं, वहाँ से स्टार्टिंग होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा कौशल है। अगर हम बात करें प्रोडक्टिव स्किल क्या है, भाषा उत्पन्न करने के स्किल क्या है, तो स्पीकिंग और राइटिंग है वो भाषा को दिखाने के कौशल हैं, और भाषा गेट करने के जो माध्यम है वो रीडिंग और लिसनिंग होते हैं। नेक्स्ट है फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स है वो कौन सा विज्ञान है। तो फोनेटिक्स जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, साउंड्स। इंग्लिश में हम बात करें साउंड, तो कुल मिला के इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन साउंड की बात करें, ध्वनियों की बात करें, इंग्लिश में कुल मिला के 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं वॉवेल साउंड और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस का जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है, तो इसका होता है सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल बन जाता है सक्सेस का एडजेक्टिव। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें पूछ रहे हैं इस बात को कंप्लीट करना है, तो सिंपल सी कहावत है ये, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अगला है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। तो इसका ऑप्शन है 2018 में BTC में पूछा गया है, डीलेड में। इसका ऑप्शन नंबर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किससे रिलेट करता है। इसका है ऑप्शन नंबर सी, वर्ड पैटर्न से भी होता है और सेंटेंस पैटर्न से भी इसका मतलब होता है। अगला यहाँ ये कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज़। डायरेक्ट मेथड है जो कहाँ पे ओरिजिन हुआ था, कहाँ उत्पन्न हुआ था, इसका है फ्रांस से उत्पन्न हुआ था। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें डायरेक्टली किसी भाषा को बिना ट्रांसलेट किए हुए उसी भाषा में टीचिंग की जाती है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज़। तो डिफर का इस पर एडजेक्टिव पूछ रहे हैं, इसका डिफर का एडजेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क्लियर है, वो है ए, डिफरेंट। अगला है व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल क्या होते हैं जिससे हम अपनी भाषा को अन्य तक पहुंचाते हैं। तो वो है स्पीकिंग और राइटिंग। तो बोल करके या लिख करके हम किसी तक भाषा को पहुंचाते हैं। और रिसीविंग स्किल की बात करें अगर, तो वो रिसीविंग मतलब प्राप्त करना होता है, तो उसका क्या होता है, हियरिंग और रीडिंग, वो होते हैं रिसीविंग स्किल। अगला है 59, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। इसके लिए बात करें, इसका ऑप्शन नंबर है बी, टू मेंटेन अ इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसके माध्यम से हम फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में हेल्प मिलती है। लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक स्टडी किसकी है, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज, मानव की भाषा को लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिंग्विस्ट होता क्या है, बहुत सी भाषाओं को जानने की जानकारी कहलाती है लिंग्विस्टिक। बाइलिंगुअल क्या होता है, दो भाषाओं को जानने की जानकारी कहलाती है बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है विच इज़ अ रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल क्या होता है, इसे हम प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा हम अपने किसी अन्य के विचारों को गाइड करते हैं, उसे बोलते हैं लिसनिंग। तो सुन करके हम किसी के विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे
एडवर्ब ऑफ क्राउड इज कवर्ड इज, तो कवर्ड होता है कायर, तो कवर्ड का एडवर्ब क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कवर्डली। यहाँ पूछ रहे हैं एंटोनियम ऑफ बून इज, तो बून का जो विलोम शब्द क्या है, एंटोनियम क्या है, बून होता है वरदान, इसका ऑप्शन है कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखा है डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए, यूपी के लिए। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।